नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कुछ बच्चों के मुझ पे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि सर ये डीएलएड में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम इसे करें या ना करें, और इसमें कितना खर्चा आ रहा है, कितना मतलब पूरा टोटल कितना खर्चा इसमें लगभग आ जाता है। और एक दो कमेंट ऐसे भी देखने को मिले, सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्या वहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। तो इन सवालों का जवाब मैंने सोचा एक वीडियो बना के सभी को दे दिया जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी क्वेरीज लगभग सभी बच्चों की यहाँ पर थी। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको डीएलएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी बीएड के भी चक्कर में है कि हम बीएड करते हैं या डीएलएड करें, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताया था कि बीएड प्राइमरी, एलटी और प्रवक्ता के एग्ज़ाम में काम आ रहा है लेक्चरर में आपके, और जो है आपका डीएलएड वो केवल और केवल प्राइमरी में काम आएगा। अब प्राइमरी की भर्ती में अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि फ़िलहाल देर से तो आ रही है पर आ रही है, एक अभी अगर हम सिक्योरिटी इस समय माने तो फ़िलहाल आ रही है वैकेंसी, तो हम कह सकते हैं कि जिस दिन वैकेंसी आएगी डीएलएड वालों को मिल ही जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप प्राइमरी के सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड ही करना चाहिए, बीएड के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपकी क्या कहते हैं ख्वाहिश है एलटी में जाएं या लेक्चरर के लिए जाएं तो फिर आपको बीएड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक, और बाकी मार्क्स चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बीएड में आपके मार्क्स नहीं हैं तो आपको समस्या होगी प्राइमरी में, और मार्क्स हैं तो समस्या नहीं होगी। परंतु अगर आप फिर भी, मैं ये कहूँगा, प्राइमरी के लिए देख रहे हैं, केवल मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप प्राइमरी के लिए देख रहे हैं तो फिर आप डीएलएड ही कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं पूरी तरह से जॉब की बात भी करूँ तो एलटी के फॉर्म भी जल्दी नहीं आ रहे हैं, ये भी एक लंबे समय के बाद आ रहे हैं, और उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी चाहिए कि ये सब्जेक्ट वालों की वैकेंसी ज़्यादा है, कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी कम है, तो वहाँ भी थोड़ा सा सियोरिटी अब कम रह गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ये भी बच्चों का आ रहा था कि सर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमारा ये है, हमने इंटर किया है मैथ से, वो साइंस से, पीसीएम वगैरह से, और बीए में हमारे पे ये सब्जेक्ट थे, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो दिक्कत देखो कुछ भी नहीं आएगी। पहली बात आप ये समझ लीजिए, इस लाइन को सुन लीजिए, आपके किसी भी चीज़ में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना डीएलएड में एडमिशन में ना जॉब के समय। ठीक, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन में बीए है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, और अगर आपका बीएससी है तो आप साइंस के हैं। इंटर में क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटर में क्या है उससे कोई आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब कुछ बच्चों ने पीसीएम से करा है इंटर और बीए कर लिया, तो कोई नहीं, आप बीए वाले हैं, आप आर्ट्स के हो गए, अब आप साइंस के नहीं रहे। ठीक, फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, केवल हिंदी वाला सब्जेक्ट, जो आर्ट्स के अंदर हिंदी है वहाँ पड़ रहा है फ़र्क, कि आपकी बीए में अगर हिंदी है तो इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, तब आप हिंदी वाले माने जाएंगे, अन्यथा आप एक जनरल विषय के हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर मिल रहा है। परंतु किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो इंटर, किसी से भी आपने ग्रेजुएशन की है, आपको ना एडमिशन में कोई दिक्कत आएगी, ना ही जॉब के समय कोई भी दिक्कत आएगी। ये बात आप अपनी दिमाग में यहाँ पर थोड़ा सा आप बैठा लीजिए, तो इस टेंशन से हट जाइए। अब बात जो चल रही थी कि भाई सीओटी की, सीओटी देखिए, इसमें वैकेंसी आने पर डीएलएड वालों का तो हो ही जाएगा, इतना है कि इतनी वैकेंसी तो आ ही जाएगी कि हो जाएगा। वैकेंसी बची भी है, बस आपको थोड़ा सा जोर दबाव वगैरह बनाना पड़ेगा, तो जिससे अपनी मांगे आपको थोड़ी सी, वही अधिकार तो ही अपनी मांग पूरी करवाने का, और अपना अधिकार भी, अपने अधिकारों की बात करना, भाई सबको इस चीज़ का अधिकार है कि भाई हमें जॉब चाहिए, हमने भी करा है विभाग के अंदर, तो वो आप समझ ही रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, तो आपको पता ही है। ठीक, अब बात करते हैं डीएलएड में अगर नंबर आ गया तो आप डीएलएड करने गए, खर्चा कितना आ रहा है। खर्चे की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डीएलएड में, तो देखिए सेमेस्टर की फ़ीस सबसे पहले आपकी 35,000 रुपये, सेमेस्टर का ईयर वाइज फीस जमा होगी, सेमेस्टर नहीं होगी। पहले साल की यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर 35,000 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा, और ऐसे ही तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर के लिए भी 35,000 रुपये का एक ड्राफ्ट, यानी केवल 2 ड्राफ्ट आपके लगने हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिलाकर 35,000 रुपये, थर्ड और फोर्थ का मिलाकर 35,000, तो ऑफिशियली रूप से आपकी फ़ीस हो गई 35-70। उसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम फीस जाती है 700-800, जो भी इस समय जैसा भी रूल आए ऊपर से आएगा, इतनी लगभग जाती है। तो आप 700-800 की रेंज में मान लीजिए एक सेमेस्टर में।
ठीक है। अगर हम 800 लेके चलते हैं तो 800 गुणा 4 3200 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस हो गई। थोड़ा 150 रुपये ऊपर नीचे वो चलता है। उसके अलावा आपका जो किताबें वगैरह लेंगे आप, भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किताबें वगैरह लेते हैं तो कोर्स भी आपका लगभग 1200, 1300, 1400 तक का आ जाता है। एक तो सारी किताबें अवेलेबल मार्केट में नहीं हो पाती, फिर भी कुछ हैं, जैसे कि किताब यहाँ पर अब हम उधम सिंह नगर गए तो हमारे आसपास हल्द्वानी में किताबें अवेलेबल हो रही थी, और इधर अल्मोड़ा बागेश्वर साइड भी अवेलेबल हो रही हैं, और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही होंगी। तो किताबें भी आपकी बहुत महंगी नहीं आती हैं जो डीएलएड वाली किताबें आ रही हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, एक काम और कर सकते हैं कि लाइब्रेरी होती है हर डाइट में, तो वहाँ से आप किताब इशू करा सकते हैं, उससे अपने नोट्स बना के उस किताब को जमा कर सकते हैं, तो किताबों की समस्या आपको नहीं आएगी। और इंटरनेट के थ्रू भी आप अपना सिलेबस जो है, सिलेबस आपको पूरा मिलेगा, पूरा 2 साल का। तो सेमेस्टर के हिसाब से आपका सिलेबस बटा होगा, वो आप जब उसकी बुक देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या कहते हैं, इंटरनेट पर भी आप अपना सिलेबस ढूंढ के पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक समस्या जो आती है कि किताबें तो हो गई आपकी 1200, 1300, 1400 की, नहीं मिली तो इंटरनेट और क्या कहते हैं लाइब्रेरी से मिल जाएगी। इसके अलावा आपका जो खर्चा आएगा, अब आपका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट के कितने पास रहते हो। मान लीजिए आप डाइट के 3-4 किलोमीटर की रेंज में रहते हो, तो आपका खर्चा क्या है, फीस जो ईयर वाइज है 35-35, 70, उसके अलावा एग्ज़ाम फीस, उसके अलावा किताबें आपने ली हैं, ड्रेस आपकी पड़ेगी। ड्रेस आप जितना महंगा कपड़ा बनाओ वो आपको पता होगा कितना महंगा बनाए या कितना सस्ता बनाए, जिसका जैसा विचार हो, जैसे जिसकी स्थिति होती है उतना वो बना लेता है। और उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, आना जाना कितना दूर है, आप अप डाउन कर पा रहे हैं या वहाँ रह के करेंगे। अब रहकर जो व्यक्ति बाहर करता है, पढ़ाई करता है, तो उसका कितना खर्चा आता है। नॉर्मली वही 4 से 5 हज़ार की रेंज में तो खर्चा मिनिमम आ जाता है आजकल, अगर हम बात करें, क्योंकि रूम के किराए बढ़ चुके हैं, खाने पीने का सब कुछ सामान बढ़ चुका है। भाई चलो उस पर क्या बड़ा महंगाई पे बात नहीं कर रहे हम, लेकिन 5 की रेंज में तो खर्चा नॉर्मली आ जाता है। और बाकी खर्चे करने वाले लोग तो 10 भी कर रहे हैं, और काम चलाने वाले लोग तो 2500, 3000, 4000 में भी चला रहे होंगे। तो अपने अपने हिसाब से है। तो आप अपना मंथली खर्चा जोड़ लीजिए कि हमें इतने रुपए का रूम मिल जाएगा, इतना हम खाना खर्चा कर लेंगे, इतना हम हफ्ते में या 15 दिन में घर जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे, ये आपको स्वयं जोड़ना पड़ेगा। तो ये खर्चा इंक्लूड। अगर मैं टोटल बात करूँ, एक अनुमानन बात करूँ, चलो हम 5000 रुपये का महीने का खर्चा पकड़ लेते हैं, तो आपको क्या कहते हैं टोटल 6 या 18 महीने तो सीधे क्लियर हो गया। 18 महीने आपको डाइट में जाना ही जाना है। तो 18 महीने की आप 5000 से गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है, 18 पंजे 90,000 रुपये, 70,000 वैसे था, क्या कहते हैं 90, 70, 160 और 3,000, 3,500 फीस, यानी कि 170, पौने 2 लाख आप मान के चलिए कि लगभग पौने 2 लाख रुपए तो आपका पड़ रहा है। अब जो बंदा अपने घर के आसपास, जैसे किसी के 3-4 किलोमीटर में डाइट मिल गई, तो उसका ये खर्चा बच जाएगा, जो 5000 पर मंथ आ रहा है खर्चा उसका बच जाएगा। तो उसका तो अपनी फीस और मान लीजिए 10-15,000, 20,000 एक्स्ट्रा और खर्च कर लेगा, तो वो लाख रुपए में भी हो जाएगा, है ना। बाकी किताबें बहुत महंगी है नहीं, 1200, 1300, 1400 तक की है, ये हो जाएगा। तो खर्चा मान लीजिए जिसके आसपास है डाइट वो लाख रुपए तक मान लीजिए खर्चा, और जिसको बाहर रह के करना पड़ेगा तो उसका तो पौने 2 लाख के आसपास बैठ ही जाएगा, और कोई 2 लाख तक भी पहुँचेंगे। अब मैं अगर अपने खर्चे की बात करूं तो हमारा करीब 35-40 किलोमीटर दूर डाइट थी। मैं और एक मेरे साथी, एक हमारे गुरुजी अंकुर पंजी से मैंने जिनसे थोड़ा मुलाकात भी कराई थी आपकी, तो हम 2 लोग जाते थे, एक बाइक से जाते थे। तो हमारा क्या कहते हैं पर डे का एक व्यक्ति का 100 रुपये का बाइक का खर्चा आता था, मतलब 200 रुपये का तेल लगता था, 100 रुपये का हम डाले तो पर डे का 100 रुपये तो हमारा तेल का खर्चा हो गया। फिर घर से खाना पीना घर का हो गया तो वो नहीं। तो देखिए अगर 100 रुपये मान लीजिए 25 दिन भी खुलता है डाइट, तो 2500 रुपये पर मंथ तो हमारा ये खर्चा आ रहा था। फिर कभी गाड़ी ख़राब होती है ये वगैरह तो आ ही जाता, 3-3.5 हज़ार तक का महीने का खर्चा हमारा भी चल रहा था। तो मैं भी कह सकता हूँ कि लगभग 1.5 के आसपास हमारा भी लगा है, क्योंकि हमने भी थोड़ा दूर से अप डाउन किया है, इसलिए 1.5 तक हमारा भी लग गया। तो ये हो गई खर्चे की बात, ठीक है। इसके बाद एक बात करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सिलेबस हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, कैसे करेंगे। तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, डीएलएड का सिलेबस जो है पूरी तरह से हिंदी में है, पूरी तरह से हिंदी में है। आपको पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा, सिलेबस भी हिंदी में ही मिलेगा। केवल इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा
जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा वही इंग्लिश में होगा। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र कह देंगे इसे आप, गणित का शिक्षा शास्त्र हो गया, हिंदी का शिक्षा शास्त्र हो गया, इस तरह से विषय हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाल विकास इस टाइप का हो जाता है, शिक्षक अभिरुचि शिक्षण योजना वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट आपके वहाँ होते जाएंगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट हिंदी में है। अब मैं को जितना ध्यान है कि हमारे साथ भी कुछ 3, 4, 5 बच्चे ऐसे थे जो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले थे, जिन्हें हिंदी में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब हिंदी जिनकी थोड़ी सी वीक थी, जैसे हमारी इंग्लिश होती है, सीधी बात है, जैसे हमारी इंग्लिश होती है वैसे उनकी हिंदी थी। तो उन्होंने भी बेचारों ने मेहनत कर करके जैसे तैसे हिंदी में ही पढ़ाई की है। और क्योंकि अब हिंदी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको पेपर भी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, जैसे कि पेपर शायद दोनों लैंग्वेज में आता है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, इस समय मुझ पर है नहीं, पर मेरे को ध्यान से मेरे ख्याल से दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश में। पर सारी कहानी तो वही लौट फिर के आ जाती है, अगर आपने पढ़ाई हिंदी में करी तो आप पेपर इंग्लिश में कैसे लिख पाओगे, क्योंकि आपने सारे नोट्स हिंदी में बनाए, आपको करना ही हिंदी में था, सिलेबस आपका हिंदी था, आपको तो उसका इंग्लिश का मीनिंग मालूम ही नहीं है, तो आपको ये मान लीजिए कि आपको हिंदी में ही करना सब कुछ। ये चीज़ आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको हिंदी में ही करना है सब कुछ। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए आपको खर्चा भी बता दिया है, किस चीज़ में आपका हिंदी में है, इंग्लिश में बता दिया कि इंग्लिश में ही करना है। और आपको क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि नौकरी के पर्पज़ से आपको प्राइमरी में क्या चाहिए। और इसके अलावा बाकी और कोई क्वेरी अगर किसी की हो तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं कमेंट में जवाब दे ही दूंगा। और लगभग ज़्यादा इसमें क्वेरी क्या करना है आपको, वहाँ जाके सब मिल ही जाएगा कि यह है वो है जो होना है। खर्चा मेन चीज़ है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चा आप जितना हो सके कम से कम कीजिए, क्योंकि 2 साल तक अभी आप समझ लीजिए एक तरह से बेरोजगारी है, तो अपना थोड़ा सा खर्चा भी वहाँ पर कम ही रखिए। और बाकी किसी की और क्वेरी होंगी तो मुझसे पूछ सकता है, मैं समय समय पर आपको बताते रहूँगा। और लास्ट में एक चीज़ बता दूँ, फिर आप कहेंगे रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो रिजल्ट के जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दिया था जून का तीसरा सप्ताह, तो तीसरा सप्ताह चल रहा है, तो रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग माने तो इस हफ्ते में आ जाना चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि जून लास्ट तक तो ये ले ही जाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से कोई ऐसे अनाउंसमेंट भी बीच बीच में नहीं होते हैं। तो ये मान लीजिए जून के अंदर तो आ ही जाएगा, तो निश्चिंत रहिए उसके लिए। और बाकी किसी की कोई क्वेरी हो तो भाई पूछ लेगा मुझसे। फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।